इसकी जरूरत ही नहीं। कर दिया? हाँ बेटा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? आज हम इंशाअल्लाह ताला अपना चैप्टर नंबर 9 बेटा शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो मॉडल हैं हमारे, हम बेटा उनको स्टडी करेंगे कि कौन से जो मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल्स की जो पॉसिबिलिटी है बन सकती है। एथिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल्स के ज़रिए से हम इसको ना अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि लाजमी बात है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो हो जाती है वो आपको पता है कि जब आपने बिज़नेस करना होता है, करवाना होता है, तो वो बेसिकली एथिकली बिज़नेस मॉडल्स के ज़रिए ही किया जा सकता है। कंट्रोल का मेकनिज़म, मेरा मकसद है कि अगर आप अनएथिकल डिसीजन मेकिंग करेंगे तो वो आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर्ट करेगा, ठीक है। तो कंट्रोल को डिसीजन मेकिंग के मॉडल्स के ज़रिए ही कंट्रोल किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि नेचर ऑफ एथिक्स क्या है। एथिक्स आल्सो कॉल्ड द मोरल फिलोसफी is a branch of a philosophy that defines and explains the concepts of right and wrong, जो कि हमें राइट और रॉन्ग का कंसेप्ट बेटा समझाती है या बताने की कोशिश करती है। Just and unjust decisions. It entails the theories, concepts, applications that help understand the differences between what is right and wrong and what lies in between these two extremes. ठीक है, एक रॉन्ग है, एक राइट है, एक एक्सट्रीम से। बेसिकली असल में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस चीज़ को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न जो बनता है डिस्कशंस के लिए, वो रीज़न हम इसलिए बनाते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको नज़र आती हैं कि बाज़ काम आपको करना पड़ते हैं क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर फॉर प्रॉफिट। अब प्रॉफिट मेकिंग के लिए समटाइम्स कंपनीज ब्राइब्स भी लेती हैं ताकि उनकी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके। अब जैसे असलहा, अब असलहा बनाने वाली दुनिया के अंदर जो भी 20 फैक्ट्रीज हैं, वो हर फैक्ट्री चाहती है कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा माल बिके, ठीक है। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचने के लिए वो बहुत सारी चीज़ों को देखते होंगे, कंसर्न करते होंगे बेटा। तो बहुत सारे इश्यूज जो है ना इसके अंदर राइज भी होते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं इसके अंदर। फॉर इंस्टेंस, शुड अ फाइनेंस प्रोफेशनल कैंसिल फिगर्स इन एनुअल रिपोर्ट टू मेक द कंपनी लुक प्रॉफिटेबल, ठीक है। क्या अब ये एथिकली तौर के ऊपर राइट डिसीजन है प्रोफेशनल कंसील फिगर्स इन द एनुअल रिपोर्ट टू मेक कंपनी बुक लुक प्रॉफिटेबल? शुड अ डॉक्टर डोनेट ऑर्गन्स ऑफ अ डिजीज्ड पर्सन without his prior consent for the benefit of other patients? Does manufacturing and selling cigarettes count as an ethical business? Should media companies advertise products that are injurious to our health? Should lawyers continue to defend the suspect after knowing that he is guilty of a crime convicted? There are the questions addressed by the field of business ethics, aiming to comprehend the acceptability of such practices. Apart from the legal status of all the above stated issues, it is important to assess their ethical spectrum. We all know that it is wrong to kill people, but is it wrong to kill criminals? Between the two extremes of the killing and not killing criminal comes to the middle ground. Correctional centers and prisons. Most of the people in most of the situations are completely aware of what is right and wrong, but when these people face a little complication wherein the right becomes wrong under certain circumstances, then the ethical dilemma arise. Ethical dilemma arise when norms and values are in conflict, and alternate possibilities lie within the two extremes of right and wrong. These alternatives are not entirely right and wrong, but fall somewhere in between. In such situations, the decision is based on the acceptability level of an individual. This is where ethics come into play by explaining what is acceptable and what is not in terms of moral grounds. It addresses the problems that arise when two or more rights
are in conflict and provide guidance through various ethical models for managing such situations. Since it acts as a guideline for behavior, it helps to avoid the real life problems. ठीक है जी, मतलब बाद दफ़ा डिसीजन आपको ऐसे फेस करना पड़ते हैं कि जिसके अंदर यू डोंट नो विच वे टू गो बेसिकली ना. You know what is right, you know what is wrong, but it's very complicated for you to decide which way to go. Business ethics is a vast subject and has numerous definitions with varying nuances. To begin with, it is a set of moral principles or values. The definition of meaning is relatively subjective since moral principles and values vary from person to person. However, the world of ethics does not operate in this way, or else there would be no need for the study of ethics at all. A refined version of this definition by Trevino and Nelson is the principles, norms and standards of conduct governing an individual or a group. This definition focuses on conduct or behavioral attributes. Manuel Velasquez states that there are no ethical standards that are true absolutely, i.e., that the truth of all ethical standards depend on its relative to what the particular culture accepts. The ethical relativists hold that a person's action is morally right if it accords with the ethical standards accepted in the person's culture. The theory is in contrast with how the business ethics works. Trevino and Nelson explain ethical behavior in business as behavior that is consistent with the principal norms and standards of business practice that have been agreed upon by society. In organization, rules of ethical conduct are developed that include corporate values, norms of dealing with suppliers, customers, professionally accepted behavior, gift policies, and other rules as to what is allowed or not within the working premises. All these rules are based on generally accepted principles of society in which the business operates. Business sense क्या है जी, ethical culture की what is that mean कि society जिसके ऊपर collectively agree हो जाती है तो उस फिर नॉर्म्स को, वैल्यूज़ को, उसको बिजनेस की सेंस में इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा. हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स रिक्वायर इंडिविजुअल बिजनेसेस टू कन्फर्म टू द मोरल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज. Just as individuals build a good character by following the morals, in the same way business develop an honorable reputation by conforming to the ethical standards. A high ethical standing in the corporate world consequently takes businesses to the path of increased profit and continuous growth, whereas those organizations that are inclined towards unethical practices are doomed. A business committed to ethical behavior in its day-to-day operations build positively in its relationship with employees, customers, investors, general public and other stakeholders. अच्छा जी, employees commitment क्या हो सकता है अब business की ethical sense के अंदर? Ethics contribute to employees' commitment greatly when employees trust that the company is working for the benefit for its employees and the general public as well. On the contrary, employees who feel that their employer is not following the ethical standard are more likely to break ethical code of conduct and compromise on values such as integrity, loyalty, fairness and respect while making the decisions. This consequently creates issues for companies that adversely affects on the performance. Investors confidence कैसे ethics को address करता है? Investors nowadays recognize the importance of investing in an ethically sound corporation than the one that is not. They understand that an ethical culture within a company provides the right foundation and growth for the company in the right direction. However, an organization without ethical standards is prone to many risks and issues such as lawsuits, tarnished reputation, and loss of customers and profits. Undoubtedly, investors look for financial fundamentals as their major concern when investing in a company, but they also look for a company
that not just has a large market size but also is strong on ethical ground. These factors show that a company intends to stay in the market for long. Therefore, ethics contribute greatly to the stakeholder selection of a company to invest. Customer satisfaction. Since a company's revenue comes from its customers, the success of the company is highly dependent on customer satisfaction. While companies continuously work on developing long-term relationships with customers to retain them, this long-lasting relationship can only be built when the customer has trust in the company's conduct of business. Here, profits, unethical decisions potentially lead to the significant loss along with other litigations and reputations blows. Although ethics might not always bring profits, it is undoubtedly the best course of action to take because focusing solely on profit cannot build a strong foundation for the company intending to operate in the long run. Ethical issues and dilemmas in business क्या हो सकते हैं? According to the Frederick and Farrell, an ethical issue is a problem, situation or opportunity that requires an individual, group or organization to choose among several actions that must be evaluated right or wrong, ethical or unethical. In normal circumstances, in an ethical issue, there is a clear distinction between what is right and wrong. Thus, it is comparatively easy to make a decision if the person is trying to make the right decision. On the other hand, there may be a situation when a problem requires an individual, group or organization to choose among several wrong or right actions. Ideally, this means selecting an option that is the best among all the possibilities. Here, the decision maker is embroiled in a state of confusion and needs guidance as follows. क्या जी गाइडेंस मिल सकती है जब आपने राइट और रॉन्ग के लिए डिसीजन मेकिंग करनी है? Ethical issues. The guiding principle for ethical decision making for a chartered accountant in Pakistan are given in the Code of Ethics for Chartered Accountants issued by the Institute of Chartered Accountants of Pakistan. In addition to the code, the profession also need framework, principles and approaches to make effective and ethical decision making. The two models being discussed here are American Accounting Association AAA model या टकर्स 5 क्वेश्चन मॉडल. तो बेसिकली जो एथिकल इश्यूज को सॉल्व करना का या जहां आप खड़े हुए हाउ टू प्रोग्रेस एक्चुअली या हाउ टू टेक अ डिसीजन, हाउ टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड, तो उसके लिए वी हैव द टू डिफरेंट मॉडल्स. अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन AAA मॉडल है हमारे पास, या टकर्स 5 क्वेश्चन मॉडल है. तो इसके जरिए से फिर हमें जो है ना बेसिकली पता चलेगा कि हमने कौन सी डायरेक्शन के अंदर जाना है बेटा. अच्छा जी, फ्रेमवर्क्स फॉर एथिकल डिसीजन मेकिंग क्या है जी? व्हेन कन्फ्रंटेड विद मेकिंग डिसीजन इन प्रोफेशनल लाइफ, प्राइमरली गाइडेंस कम्स थ्रू लॉ, कॉर्पोरेट कोड्स ऑफ कंडक्ट, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड सोर्ट्स. हाउएवर, these guidelines may not work well in case of ethical dilemma. In such circumstances, professionals turn towards other sources such as theoretical framework, principles and approaches inked by scholars and philosophers to acquire adequate guidance for effective and ethical decision making. We will be discussing two of them for better understanding of the decision making process. ठीक है जी, उनमें से दो जो हम जिक्र कर रहे हैं, the American Accounting Association, the AAA model. The American Accounting Association model originates from report for the AAA authorized by the Langenderfer and Rockness in 1990. In the report, they suggest a 7-step process for decision making which takes ethical issues into account. The 7 questions in the model are: number 1, establishing the fact of the case. कि पहले स्टेप के तो 7 स्टेप है इस मॉडल के अंदर. पहले में establishing the facts of the case, कि केस क्या है, बेसिकली उसके फैक्ट्स क्या है. This step means that when the decision making process is start, there is no ambiguity about what is under consideration. ठीक है, कि उस वक्त एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए कि अंडर कंसिडरेशन क्या है. ऐसे ना 4 स्टेप करने के बाद पता चले और मसला क्या है यार, दसो तो सही ना, अब वो मसला ही ना पता चले आपको. तो जब मीन्स के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट, देयर इज नो एम्बिग्यूटी व्हाट इज अंडर कंसिडरेशन. द लीडिंग क्वेश्चन अबाउट द फैक्ट्स विल रिवॉल्व अराउंड व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, हाउ. एसेंशियली efforts are made to identify what we know to or need to know, if possible to
क्लियरली डिफाइन द प्रॉब्लम, ठीक है, ताकि हम जो बेसिकली जो प्रॉब्लम है उसको हम क्लियरली डिफाइन कर सके कि इशू है क्या चीज़। तो उसके लिए फैक्ट्स के बेस के ऊपर आपने बेसिकली फैक्ट के बेस के ऊपर इशू को डिस्क्राइब करना है। आइडेंटिफाई द एथिकल इश्यूज इन द केस। अच्छा, अब देखना है फिर दूसरे स्टेप में एथिकल इशू क्या है। पहले तो फैक्ट्स के बेस पे डिफाइन किया ना हमने कि ये फैक्ट्स हैं, एथिकल इश्यूज क्या है। दिस इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग द फैक्ट्स ऑफ द केस एंड आस्किंग व्हाट एथिकल इश्यूज आर टू टेक। A complete accounts for key ethical issues in dilemma is developed that helps in resolving the problem comprehensively. All threats to compliance with fundamental principles are identified and explained. उसके अंदर जो थ्रेट है कंप्लायंस के लिए क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के लिए क्या है, वो आइडेंटिफाई करें और एक्सप्लेन करें कि ये थ्रेट है। तो इशू बेसिकली एथिकल डिलेमा को डेवलप करके आपने कॉम्प्रीहेंसिवली डिस्क्राइब करना है कि भाई ये इसका एथिकल इशू आ रहा है और ये जो एथिकल इशू का जो कंप्लायंस है ये हम नहीं कर सक रहे हैं या ये हमें करना चाहिए, जो भी आपके केस पे डिपेंड होगा। तो इसके अंदर जो अब हम थर्ड स्टेप को टच करते हैं, इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नॉर्म्स प्रिंसिपल्स एंड वैल्यू रिलेटेड टू द केस। थर्ड स्टेप में आइडेंटिफिकेशन करनी है, नॉर्म्स क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, वैल्यूज क्या है इस केस से रिलेटेड। This involves placing the decision in a social, ethical, and in some cases professional behavior context. In this last context, professional codes of ethics or social expectation of professions are taken to be the norms, principles and values. तो उसके अंदर आपको वो लाजिम बात है कि जो आपके कोड ऑफ एथिक्स हैं आपने उनको जो है ना करके उसकी नज़र से फिर आपने इन प्रिंसिपल वैल्यूज को रिलेट करना है, ठीक है जी। क्योंकि अगर उसको नहीं करें तो फिर हो सकता है कि हम जो चाहते हैं इसको एथिकली रिजॉल्व करना, हम अपने इशू से बेटा थोड़ा सा दूर हो जाएं, ठीक है। फिर जब वो हो गया कोड ऑफ एथिक्स की सेंस में, सोशल एक्सपेक्टेशन की सेंस में, प्रोफेशनलिज्म की सेंस में आपने इसको रख दिया है परखने के लिए, तो फिर अब ईच अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन इज आइडेंटिफाई। फिर क्या क्या एक्शन हो सकता है उसको आइडेंटिफाई करें, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज टू सॉल्व द इशू इन अदर वर्ड्स, राइट। दिस इन्वॉल्व्स compiling a complete set of major practical alternatives likely decisions one can make in a given situation. These alternatives should not consider the norms, principles, values identified in step 3. It is expected that in these alternatives one may feel or see some form of a compromise or point between simply doing or not doing something. ठीक है, तो आप अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन पे जाएंगे, वो तीसरे को थोड़ा सा साइड पे रखते हुए चौथे स्टेप के अंदर के अल्टरनेटिव्स क्या है, क्या क्या किस तरीके से हम इसको पॉसिबली सॉल्यूशन को हल कर सकते हैं। 5 मैचिंग नॉर्म प्रिंसिपल वैल्यूज टू द ऑप्शन। अब क्या है कि अगर आप ये चौथे स्टेप में अगर आपके पास 5 तरीके आ गए कि ये 5 वेज हैं जिससे हम इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं, तो 5 में आपने मैच करना है तीसरे को चौथे के साथ स्टेप को कि भाई अब कोड ऑफ एथिक्स, वैल्यूज, प्रिंसिपल, सोशल एक्सपेक्टेशन की नज़र में कौन सा है जो पॉइंट सबसे ज़्यादा वैलिड होगा, ये करीब होगा हमारे लिए कि अगर हम अपनी डिग्निटी, अपनी ऑनेस्टी, अपनी प्रोफेशनलिज्म को भी डाउनग्रेड ना करें, और इन 5 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जिससे कि हमें रास्ता मिल सकता है। This involves compiling complete set of major practical alternatives and likely decision one can make in a given situation. These alternatives should not consider the norm, principles and values identified in step 3. It is expected that in these alternatives one may feel to see some form of a compromise or a point between simply doing or not doing something. Match के अंदर क्या करेंगे, the norms, principles, values identified in step 3 are overlaid on the option identified in step 4. When this is done, it should be possible to see which option accord with the norms and which do not. फिर आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा कि नॉर्म्स के मुताबिक, वैल्यूज के मुताबिक कौन सा डिसीजन हमारा सही है और कौन सा नहीं है। तो फिर स्टेप नंबर 6 की तरफ जाएंगे, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द आउटकम्स आर कंसीडर करें। दिस स्टेप इज एनालिसिस ऑफ इम्प्लीकेशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ईच पॉसिबल अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन। Implication and consequences should be analyzed in all respect, short and long run, positive and negative. This step addresses the problem of a human preference or focus on short-run benefit, harm over the long run. Again, the purpose of the model is to make the implication of each outcome unambiguous so that the final decision is made in full knowledge
एंड रिकग्निशन ऑफ ईच वन। ठीक है जी, तो कॉन्सिक्वेंसेस भी सोचना पड़ेगा स्टेप 6 के अंदर कि अगर ये करते हैं तो ये हो सकता है, ये करते हैं तो लॉन्ग रन में ये हो सकता है बेटा, क्योंकि ये चीज़ें भी तो करनी है ना कि डिसीजन तो ले लिया लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर उसके अंदर बहुत सारा उसके अंदर नुकसान हो रहा है। तो वैल्यूज़ और नॉर्म्स को मद्देनज़र रखते हुए स्टेप के साथ मिला के आपने फिर देखना है कि अब इसका हमारे ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा। तो फिर हम आ जाते हैं बेटा इस तरीके से स्टेप नंबर 7 विच इज द लास्ट स्टेप के द डिसीजन इज टेकिंग। आफ्टर परफॉर्मिंग द स्टेप दैट कवर फैक्ट्स एनालिसिस एंड अवेलेबल ऑप्शन, द फाइनल डिसीजन रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। Professional judgment is an application of accumulative knowledge and experience gained during the initial professional development and through continuing professional development के जरिए। The decision taking in this step should demonstrate that the selected course of action is a well informed है बेटा, ये ethical decision और appropriate है, ये appropriate balances the consequences against the primary principles of the values। तो इसका आपने इसका जो क्या होगा हल, सॉल्यूशन क्या होगा, लॉन्ग टर्म इसकी एप्लीकेशन क्या होगी, वो सारी की सारी आपने बेटा इसके अंदर देखनी है। अच्छा, इसके अंदर जो एग्जांपल है कि ओपुलेंट फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फर्नीचर रिटेलर्स, रिटेल का स्टोर है, एंड हैज इट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एंड रिटेल शॉप्स अक्रॉस द ग्लोब। पूरी दुनिया के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी है और इसकी रिटेल शॉप्स भी मौजूद हैं। अच्छा, द कंपनी डिजाइन्स एंड सेल प्रीमियम क्वालिटी फर्नीचर एंड हार्डवुड फ्लोरिंग। द कंपनी ड्यू टू द नेचर ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स इज अवेयर ऑफ द डिफॉरेस्टेशन इट कॉजेस इन डिफरेंट रीजन वेयर इट ऑपरेट्स। अब उसके काम की नेचर ये है कि इसकी वजह से जंगलात ख़त्म हो रहे हैं, तो इस चीज़ का कंपनी को पता है कि मुख्तलिफ जगह पे जहाँ उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है दुनिया के जिस मुल्क के अंदर भी, तो उस रीजन के अंदर से ये डिफॉरेस्टेशन इसको करना पड़ी है, ठीक है, तो वहाँ पे जंगलात कम हो रहे हैं। हाउएवर द कंपनीज वैल्यूज एंड प्रिंसिपल डिस्प्ले हायर रिकॉर्ड फॉर एनवायरमेंटल कंसर्न एज शोन इन देयर विजन स्टेटमेंट। लेकिन जो कंपनी की जो वैल्यूज हैं बेटा, वो प्रिंसिपल जो हैं वो एनवायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड है उनके विजन के मुताबिक। At Opulent Furniture, our vision is to provide the highest quality furniture for all our customers across the globe while integrating environment-friendly practices in the manufacturing of our products. अब ये आप इनका विजन देख लें, इसे मिशन कह लें। A recent report entitled Companies Costing the Environment, एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है कि Companies Costing the Environment, published by the Environmental Protection Agency, suggested that Opulent Furniture was clear-cutting virgin trees, ठीक है, clear cutting virgin trees over thousands of acres. If this large scale deforestation continued, South Asia would be left with significant environmental damage such as loss of habitat, higher extreme temperatures, flooding and dying fish, which could take decades to repair. फिर उसे सदियां लग सकती हैं, सालों लग सकते हैं बेटा उसको हम रिपेयर करने के लिए। एक रिपोर्ट जो कि छपी और उसने ये एक किस्म का क्लेम किया। Opulent defended itself by claiming that it sources 55% of its wood from sustainable sources and is aiming to reach 80% in the next 5 years. अब Opulent ने डिफेंड किया कि 55% जो है ना हम सस्टेनेबल सोर्सेज से बनाते हैं, यानी कि जितना अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उतना उगा भी देते हैं, ठीक है, यानी कि कारोबार बिजनेस किया ना कि इतने दरख्त लगे हुए तो उतना ही हम करते हैं, उन्हीं को काटते हुए उतने दरख्त हम लगाते हैं, तो ये हमारा इसको हम कहते हैं सस्टेनेबल। तो और 80% तक ये पहुंच जाएगा नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर। इट आल्सो रेफर टू इट्स हैवी कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड रीफॉरेस्टेशन, और फिर उसकी जो कमिटेड है कंट्रीब्यूशन है फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए और रीफॉरेस्टेशन के लिए, जंगलात लगाने के लिए, वो भी उसने बताई। AIA has recently joined the company as an assistant internal auditor at a very handsome salary package. AIA को बंदा है कि वो नाम है आया, किसी कंपनी को इसने ज्वाइन किया इंटरनल ऑडिट के तौर पे। She is assigned to verify the sourcing of wood used during the last 6 months. She has found that the verification process regarding supplies of the Forest Stewardship Council (FSC) certified wood is not effective. Most of the time, the description on invoices for the wood is accepted as sufficient evidence of sustainable sourcing,
She has also noted that the spending on forest management include the significant amounts for the staff forest visits, which in her opinion are meant for sourcing wood rather than any supporting activities for the forest management. She has taken her concerns to the CFO, who has told her this is the way business is conducted in the industry, and asked her not to highlight these areas in her report. 2 days later, the company offers her complete hardwood flooring along with rosewood furniture for her apartment at a 50% discounted price. She is surprised since, as per company policy, this is only offered after one has been employed for more than 2 years. अच्छा जी, अब उसे एक किस्म की लालच दी गई, उसने कहा कि रिपोर्ट में ये लिखना, इसी तरीके से काम होता है। और जो मैनेजमेंट की टीमें चाहती थी बेसिकली कि वो फ्रॉस्ट को किस तरीके से मैनेज करना है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए वो लकड़ी को देखने के लिए जाती थी, वुड्स को, कि अब कौन सी वुड इस्तेमाल करनी है, हमने कौन सी क्वालिटी की वो इस्तेमाल करनी है। तो ये उसका इन्वायरमेंट के साथ, मैनेजमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये बातें पहुंची लड़की को, वो आया लेके जनाब CFO के पास गई, तो CFO ने कहा भाई जिप इट, मुँह बंद रखें, इस तरह इंडस्ट्री के अंदर होता है और ये चीज़ें अपनी रिपोर्ट में नहीं लिखना। 2 दिन बाद उसे 50% डिस्काउंट के ऊपर आपको हम लोग ये फ्लोर दे देंगे, फर्नीचर दे देंगे, और उसे पता था कंपनी की पॉलिसी है कि ये सारी की सारी चीज़ें 2 साल के बाद मिलती हैं, यानी कि उसे एक किस्म की ब्राइब दी गई। अब एप्लीकेशन ऑफ AAA मॉडल। अब स्टेप 1 के पॉइंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी डिस्कवर्स द अपलैंड फर्नीचर इज क्लियर कटिंग ट्रीज। अब स्टेप इस्टेब्लिश करने फैक्ट हमने AAA मॉडल के मुताबिक, तो 7 स्टेप करने हमने। तो वो तरीका कार क्या होगा, आप इसको पढ़ना है आपने। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी डिस्कवर किया कि अपलैंड फर्नीचर इज क्लियर कटिंग का ट्रीज कर रहा है। नंबर 2 आया रिजर्वेशन ऑन कंट्रोल ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ सस्टेनेबल वुड सोर्सिंग के ऊपर उसे था कि ये जो लिखा हुआ आता है इसके ऊपर इतनी जांच पड़ताल नहीं की जाती, जो लिखा हुआ होता है उसे कबूल कर लिया जाता है कि इस तरह की लकड़ी हम यहाँ से लेके आए, ठीक है। नंबर 3 आया's discovery the company has a minimal involvement in forest management. नंबर 4 आया is offered an undue favor, ठीक है, उसको undue favor के लिए कहा गया। अब ये फैक्ट्स है, यानी आया को ऑफर की गई undue favor। अच्छा, अब स्टेप एथिकल इश्यूज इसमें क्या है, अपलैंड फर्नीचर इज क्लियर कटिंग फॉरेस्ट काजिंग एनवायरमेंट कंसर्न है। अब ये आपका इशू है बेटा एथिकल। सीनियर मैनेजमेंट ऑफर्स एन अनड्यू फेवर टू आया, ये भी आपका एथिकल इशू है। सीनियर मैनेजमेंट वांट्स आया टू इग्नोर द रिजल्ट्स ऑफ हर असाइनमेंट, ये भी आपका एथिकल इशू है। तो मेजर प्रिंसिपल रूल्स एंड वैल्यूज इंक्लूड कौन से, आया इज बाउंड टू शो ऑब्जेक्टिविटी इन सच सिचुएशन, ऑब्जेक्टिविटी शो करना चाहिए आया को, ठीक है, यानी कि आपके जो 5 जो बेसिक प्रिंसिपल हैं आपके कोड ऑफ एथिक्स के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए। CFO ऑफ द कंपनी इज बाउंड टू शो इंटीग्रिटी इन प्रोफेशनल बिहेवियर, उसे चाहिए था। सीनियर मैनेजमेंट रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ अ गुड सोर्सिंग इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक होता तो ये 3 चीजें होनी चाहिए। अब चौथे के अंदर आते हैं कि सोल्यूशन क्या है बेसिकली। हाँ, आया कैन एक्सेप्ट द अनड्यू फेवर एंड टेक नो एक्शन ऑन द फाइंडिंग्स, नंबर 1। नंबर 2 आया कैन एक्सेप्ट द अनड्यू फेवर एंड डिस्क्लोज द फाइंडिंग्स इन हर रिपोर्ट, ये कर सकती है कि एक्सेप्ट कर ले। आया कैन रिफ्यूज द अनड्यू फेवर कर सकती है, टेक नो एक्शन ऑन द फाइंडिंग। आया कैन रिफ्यूज द अनड्यू फेवर एंड डिस्क्लोज द फाइंडिंग्स इन हर रिपोर्ट, ठीक है जी। अब ये 4 मुख्तलिफ स्टेप हैं जो आया कर सकती है। अच्छा, अब मैच करना है नॉर्म के साथ इसको। मैचिंग नॉर्म्स प्रिंसिपल वैल्यूज टू द ऑप्शन 5 के अंदर एक्सेप्टिंग द अनड्यू फेवर, अगर वो एक्सेप्ट करती है, इज एक्सेप्टिंग इंड्यूसमेंट व्हिच that is with an intent to influence it, taking no action on the findings is compromising integrity and objectivity है, ठीक है। तो ये आप कोड ऑफ कंडक्ट आपका यहाँ पे फिट बैठता है पहले के बोल। दूसरे एक्सेप्टिंग द अनड्यू फेवर अगर करते हैं, इज एक्सेप्टिंग इंड्यूसमेंट दैट इज विद एन इंटेंट टू इन्फ्लुएंस करने की कोशिश है। रिपोर्टिंग द फाइंडिंग्स इज इन लाइन विद द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी कर दे। तीसरा है रिफ्यूज करें अनड्यू फेवर को, इज रिफ्यूजिंग इंड्यूसमेंट दैट इज विद एन इंटेंट टू इन्फ्लुएंस बट टेकिंग नो एक्शन ऑन द फाइंडिंग्स इज कंप्रोमाइजिंग इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी है।
चौथा है रिफ्यूजिंग द अनड्यू फेवर इन रिफ्यूजिंग इंड्यूसमेंट दैट इज विद एन इंटेंट टू इन्फ्लुएंस है रिपोर्टिंग द फाइंडिंग्स इज इन लाइन विद द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रल ऑब्जेक्टिविटी। अच्छा, अब एनालिसिस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि चैप्टर अब पिछले 2 स्टेप को आपको मिलाना है। अब इसमें से क्या कर सकते हैं अब इन सारों में से एक्सेप्टिंग द अनड्यू फेवर में डैमेज द रेपुटेशन ऑफ आया, अगर वो एक्सेप्ट करती है तो आया गई। टेकिंग नो एक्शन ऑन द फाइंडिंग्स में सपोर्ट द एनवायरमेंटल डैमेज दैट द कंपनी इज काजिंग but may save Aya from any career threat. It will also maintain the claim that the company is being responsible organization. अब ये इसकी पिक्चर बनती है आपके आंसर की नंबर 1 के तौर पे। आप एनालिसिस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ये दे सकते हैं। दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस का एनालिसिस क्या हो सकता है? एक्सेप्ट किया अनड्यू फेवर को, डैमेज किया अपनी रेपुटेशन को, रिपोर्ट कर दिया फाइंडिंग्स को, मे बी स्टेप टूवर्ड्स फेयर एंड ट्रू प्रेजेंटेशन ऑफ द मैटर हो गया। बट इट मे हार्म्स आयाज करियर इन द कंपनी, इट मे आल्सो डैमेज द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। आया भी गई, इसमें रेपुटेशन भी गई कंपनी की। अच्छा, तीसरा क्या हो सकता है? रिफ्यूजिंग अनड्यू फेवर में बिल्ड गुड रेपुटेशन ऑफ आया, टेकिंग नो एक्शन ऑन द फाइंडिंग्स मे सपोर्ट एनवायरमेंट डैमेज दैट कंपनी इज काजिंग बट मे सेव आया फ्रॉम एनी करियर थ्रेट। It has also maintained the claim of the company as a being responsible organization. देखिए बहुत सारे लोग ये इतना सोचते ही नहीं है बेटा, हम कंप्रोमाइज कर जाते हैं ना। तो चौथे में क्या हो सकता है कि रिफ्यूज किया अनड्यू फेवर से, मे बिल्ड गुड रेपुटेशन ऑफ आया होगी उसके साथ, टेकिंग नो एक्शन ऑन फाइंडिंग्स मे सपोर्ट एनवायरमेंटल डैमेज दैट द कंपनी इज काजिंग बट मे सेव आया फ्रॉम एनी कैरियर थ्रेट। It will also maintain the claim of a company as being responsible organization. Refusing undue favor may build good reputation. Reporting findings may be a step towards fair and true presentation of a matter, but it may harm Aya's career in the company. It may also damage the reputation of the company. अब इसमें से चारों में से आपने एक उठाना है। अब टेकिंग डिसीजन क्या है? From the above analysis, Aya will be able to balance the consequences against primary principles and values of selecting the best fit alternative. अब बताएं कि इसका क्या होना चाहिए। ठीक है, यानी कि चलो अब उन्होंने इसको कंप्लीट नहीं किया, इस 4 में से वो उठाएगी एक। ठीक है जी। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने आप को रखूं कि अगर मैं आया की जगह पे हूं, क्या मैं एक्सेप्टिंग अनड्यू फेवर मैंने नहीं लेनी, तो मेरे ऊपर वाले दोनों जो है ना ये तो खत्म हो गए मामले कि मैंने अनड्यू फेवर लेनी नहीं। अब सॉरी दोनों नीचे वाले ऊपर वाले दोनों खत्म, उन्हें एक्सेप्ट करना नहीं। अब आ जाए नीचे वाले दो। रिफ्यूजिंग अनड्यू फेवर में गुड रेपुटेशन ऑफ आया, मेरी रेप्यूट बढ़ेगी उससे। टेकिंग नो एक्शन, अब ये हो नहीं सकता कि मैंने इतना काम किया हो, मुझे एक बुराई नजर आ रही है कि एक गलत काम हो रहा है बेटा, और मैं उसके ऊपर कोई एक्शन ना लूँ और अपने करियर को बचाने की कोशिश करूँ या कंपनी की बचाने की कोशिश करूँ। समझ गए ना? भी अनड्यू फेवर भी ना लूँ लेकिन मैं कंपनी को भी बचा दूँ और अपना करियर भी बचा लूँ और कोई एक्शन ना लूँ। अब ये तो नहीं होगा ना बेटा। तो फॉर मी, इफ यू आस्क मी, द लास्ट वन इज द करेक्ट इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे लिए आई विल रिफ्यूज द अनड्यू फेवर, मैं बिल्ड गुड रेपुटेशन। आप आया, अब सिर्फ रेपुटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने रिफ्यूज नहीं की, मैं बेसिकली अपने एथिकल प्रिंसिपल्स की वजह से मैंने इसको अपने आप को जो है ना, यानी कि मैं ये नहीं सोच रहा कि मेरी रिप्यूट बढ़ेगी, मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि मैंने रिफ्यूज करना है अनड्यू फेवर को बिकॉज इट इज अगेंस्ट द एथिकल प्रिंसिपल्स। रिपोर्टिंग द फाइंडिंग्स में बी अ स्टेप टुवर्ड्स फेयर एंड ट्रू प्रेजेंटेशन, जो कि मैं करूंगा आफ्टर मैटर, बट इट में हार्म आइज करियर, हो सकता है इससे मेरा करियर तबाह हो जाए कंपनी के अंदर। इट में आल्सो डैमेज द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी, हो सकता है उससे रिप्यूट कंपनी को, ताकि कंपनी देखे ना बेटा, अगर आज चलो मैं की शॉर्ट टर्म के लिए होगा, कंपनी की रिप्यूट के ऊपर थोड़ा सा दबा लगा, लेकिन कंपनी अगर अपने आप को सही यहाँ पे कंज्यूम कर लेगी, सही रास्ते पे वापस आ जाएगी, तो फिर आप सोचें भी कंपनी का आगे क्या बेनिफिट होगा। कंपनी को तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए ना कि मैंने कंपनी को सीधा रास्ता दिखाया कि भाई दिस इज द राइट पाथ, तो गो अलाउ। अब अगर वो कंपनी मेरे के मुताबिक नहीं चलेगी और अपने ही सोच समझ के मुताबिक इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेगी बेटा, तो फिर गुड लक टू द कंपनी। माय ओपिनियन, आई विल नॉट स्टैंड इन अ वे ऑफ अ कंपनी एंड आई विल रिजाइन अपनी रिपोर्ट करने के बाद, इंस्टेड ऑफ, बिकॉज आई डोंट वांट टू बी विद दैट काइंड ऑफ अ कंपनी। अगर वो रिफ्यूज करते हैं कि जनाब नहीं, हाँ अगर वो सही बात पे आते हैं, ठीक है, मैं चांस भी नहीं दे सकता इसके अंदर, क्यों इतने सालों से कर रहे हैं, रिप्यूट सब कुछ बना हुआ है, आई वोंट गिव देम द चांस एंड अपॉर्चुनिटी
कि वो कहें कि जनाब 1 साल के लिए आप इसको रिपोर्ट को दबा दें, 1 साल के लिए आप कुछ ना करें, हम साल के अंदर अंदर चेंजेस लेके आते हैं, ठीक है, और आपके सामने ये चेंजेस लेके आते हैं। तो फिर मे बी वो कहते हैं डिसीजन बिटवीन टू एक्सट्रीम्स आपने लेना होता है। अब ये है तो एक्सट्रीम, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को इसके अंदर सही करती है 6 महीने, इंस्टेड ऑफ अगर वो साल मांग के मैं उन्हें 6 महीने दिखाऊं, तो आप अपने इंटेंट दिखाओ कि आप किस तरीके से इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होते हुए अपने कारोबार को भी चलाओगे, इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करोगे, ये सारे काम करोगे। अगर वो जो 2 पॉइंट 3 पॉइंट हैं उनके अंदर वो चेंजेस लेके आ जाती है बेटा, यानी कोर्स ऑफ एक्शन सही करती है, जो लकड़ी लेके आ रही है कंपनीज हैं, छोटे छोटे सप्लायर्स हैं, उनसे बाकायदा देखती है कहाँ से ये माल आ रहा है, वो रिपोर्ट सही हो रही है, नंबर 1, ठीक है, और उसके अंदर वो कर रहे हैं कि भाई सीधी सी बात है कि अगर आप कर रहे हैं कारोबार है, बिजनेस है, ठीक है, डू इट, लेकिन आप अगर एक पुराना 6 साल पुराना दरख्त लगा रहे हैं तो 6 साल के लिए आप किसी दरख्त को पानी भी तो दो ना, आप उतने लगाओ भी तो ना जितने आप वहां से काट के लेके आ रहे हो, उसका भी तो कोई ना कोई प्रोसेस होना चाहिए ना, प्रॉपर मैनेजमेंट का। कारोबार तो ये चीज है बेटा। अब कारोबार ये चीज तो नहीं कि एक ही दफा आपने सारा रॉ मटेरियल उठाया, उसको खत्म कर दिया, अल्लाह खैर सला, तो फिर आने वाले 10 साल में फर्नीचर कहाँ से बनेगा, ठीक है। तो ऐसे दिस इज व्हाट वी कॉल द ट्रिपल ए मॉडल बेटा। 7 स्टेप है, इन स्टेप को जरा आप अच्छे तरीके से देख लेना बेटा, और अगर कोई क्वेश्चन हो आपके जहन में बेटा तो ज़रूर जो है ना ये आप उन्हें पूछना है, ठीक है, क्योंकि ये आपके सामने ही बेटा कि ये किस तरह का मॉडल है और किस तरह से जो है ना हमने इसको देखने के लिए जा रहे हैं, ठीक है जी। तो बेसिकली जो है ना हमारा ये यहाँ पे बेटा आज मैं इसको स्टॉप करूँगा, और इंशाल्लाह ताला जो टक्कर्स का मॉडल है ये हम इसको जो है ना कल करेंगे टक्कर्स के मॉडल को, और फिर वहाँ से ये हमारा जो एनालिसिस फॉर द बिजनेस है इन्वायरमेंट का, ये बिजनेस का ख़त्म हो जाएगा, फिर आप फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस के ऊपर जो है ना आ जाएंगे कि किस तरीके से जो है फाइनेंशियल एनालिसिस है, फिर सार फरहान इंशाल्लाह ताला आपको वहाँ से गाइड करेंगे। तो आई विल सी टुमारो इंशाल्लाह, तो कल इसके ऊपर हम बहस करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो बेटा तो व्हाट्सअप आपके पास मौजूद है, तो उसको काइंडली फिर आप देख लेना, ठीक है जी। और आपका रिजल्ट भी जिन लोगों का आने वाला, गुड लक टू देम एज वेल, तो वो भी फिर देख लेंगे बेटा, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, और आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ बेटा, टेक केयर।